सभी को देव परिवार की ओर से, श्री प्रिया काउंसलिंग की ओर से प्रणाम, नमस्कार। आप सबने इतना प्रेम दिया देव परिवार को कि कुछ कहने के लिए नहीं है, मन एकदम अभिभूत हो जाता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और वो केवल एक गुरु तत्व है जिसके माध्यम से अगर आपको कुछ मिला है तो केवल वो गुरु तत्व है, वो गुरु की ऊर्जा जो काम करती है, और चेहरा चाहे कोई भी दिखाई दे। आज हम देव परिवार के माध्यम से आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं और उसके पीछे एक कारण है। इतने समय से गुरुदेव काउंसलिंग में काम करा रहे हैं और अलग अलग केसेस आते हैं और ये समझ में आया है कि माता पिता सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। समस्या है, हर माता पिता के पास कुछ ना कुछ समस्या है। बच्चे की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बच्चे का मन नहीं लगता पढ़ाई में, या बच्चा कहना नहीं मानता, या टीनेजर की तरफ हम बढ़ते हैं तो ब्रिजिंग हो गई है, एक गैप हो गया है, बच्चा हमें समझ नहीं पा रहा है। और भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के जो माता पिता के होते हैं, बच्चों से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम उसी पे बात करने आए हैं और एक सॉल्यूशन के साथ, जैसा कि अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय, वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। क्योंकि अध्यात्म के बिना विज्ञान अधूरा है, और अगर हम विज्ञान की टेक्नोलॉजीज को ले रहे हैं और उसमें अध्यात्म का संपुट ना हो, और अध्यात्म क्या है? मेरे भीतर की यात्रा, अपने थोड़ा और पास, अपनी आत्मा के निकट, वही अध्यात्म है। और अगर हम इसमें विज्ञान की टेक्नोलॉजीज मिला दें तो हम एक अच्छा व्यक्तित्व कर सकते हैं। यही तो रोल प्ले है एक पेरेंट्स का। हमारा रोल प्ले क्या है एज अ पेरेंट? जो संतान हमारे जीवन में आई है, इतना सुंदर दायित्व मिला है एक आत्मा को नर्चर करने का, एक सोल को, कि वो हमेशा ग्राउंडेड रहे और आकाश की ऊंचाइयों को छुए, वही हमें उनको संस्कार देने हैं। और उसके लिए अगर हमें कोई टूल मिल जाए तो एक ऐसा ही टूल आपके सामने लाए हैं। तो आगे बात करते हैं, स्क्रीन शेयरिंग के साथ हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले समस्त दिव्य सत्ताओं को आभार प्रकट करते हैं कि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, आप लोग हैं, और वो गुरु तत्व जिसकी ऊर्जा से सब कुछ घटित हो रहा है। तो सबसे पहले आंखें बंद करके पूरे दिल से, पूरे अंतःकरण से अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। अपने बच्चों को मुस्कुराता हुआ देखिए, एकदम खिलखिलाता हुआ, जीवन की नई ऊंचाइयों को, हर संघर्ष को मुस्कुराते हुए पार कर रहे हैं, और जो सीखने योग्य है उसे सीख रहे हैं। केवल मुस्कान हर पल। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, पहले ही ध्यान रखेंगे। आप जब ये सुन रहे हो तो प्लीज अपने आप को उपलब्ध रखिए, मतलब केवल अटेंडेंस मार्किंग नहीं करनी है। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम आप लोगों से शेयर करेंगे। तो एक माता के, एक पिता के जैसे, एक पेरेंट के जैसे इसे सुनने की कोशिश कीजिए, और चाहे तो पेन पेपर ले लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिले तो आप नोट भी कर सकते हैं। दूसरा, ये सेशन केवल किन माता पिता के लिए है? या तो ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है, लेकिन बच्चे जिसमें इसमें हम जो कवर करेंगे वो 8th क्लास तक के होंगे। 3 साल से 15 साल तक के बच्चे जो क्लास 8 में हैं अपर साइड, उनके लिए जो सॉल्यूशन हम यहाँ पे ऑफर करने वाले हैं। क्लास 9 to 12 के लिए हमारे पास अलग सॉल्यूशंस हैं, आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। तीसरा, अगर ये सारा सुनने के बाद आपको लगता है कि आपको अपने बच्चे के लिए ये चीज चाहिए, ये सर्विसेज चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, आप उस फॉर्म में अपनी डिटेल भर दीजिए। आपकी सारी डिटेल हम तक आ जाएंगी, और उस फॉर्म में रेफरेंस का नाम जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। ड्रॉप डाउन में आपको रेफरेंस का नेम मिल जाएगा, उसको जरूर सेलेक्ट कीजिए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, कैसे मिली। और जब हमारे पास डिटेल आ जाएगी तो हमारी टीम में से कोई ना कोई आपको अवश्य संपर्क करेगा। तो मैं एक प्रेजेंटेशन के साथ ही इसको शेयर करती हूँ आप सबसे। आई होप मेरी स्क्रीन यहाँ विजिबल होगी। और अभी हम ये समझ लेते हैं कि आज हम जानने क्या वाले हैं। हम पावर पेरेंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। पावर पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये होती क्या है, और कैसे हम अपने बच्चों को एम्पावर करें। पावर पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट एम्पावरिंग अवर चाइल्ड। अपने आप को ऊंचा उठाना है अपने बच्चों के साथ। ऐसा नहीं है कि अगर हम खुद डिमोटिवेटेड हैं तो हमारे बच्चे कुछ कर जाएंगे, ये संभव नहीं है। हमें खुद भी चार्ज अप रहना है और हमारे बच्चे भी चार्ज अप रहें।
उनकी एनर्जी से हमारी एनर्जी मैच होना बहुत जरूरी है, वो मैच हो जाए, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इमोशंस और बिहेवियर। बच्चा कुछ बिहेव कर रहा है, कुछ जिद कर रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि वो बिहेवियर बना कैसे। अगर हम किसी भी व्यवहार के मूल तक चले जाएं, स्रोत तक कि ये व्यवहार आया कैसे, तो शायद हम उसका बेहतर हल निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए बच्चा गुस्सा कर रहा है और हम कहते रहे अरे तुम गुस्सा बहुत करते हो, गुस्सा मत किया करो, गुस्सा मत किया करो, और इसका कारण ही ना समझ पाए कि वो गुस्सा कर क्यों रहा है। उसकी डिक्शनरी में तो जन्म लेने के टाइम पे गुस्सा शब्द था ही नहीं, कहीं कहीं से तो आया, और शायद हम ही लोगों ने दिया एज अ पेरेंट। जब उसने पहली बार गुस्सा किया होगा तो हमने ही कह दिया, हमने ये शब्द दे दिया। उसको तो पता ही नहीं था कि वो गुस्सा कर रहा था, बच्चे को तो पता ही नहीं था कि वो जिद कर रहा था। तो इसका डीप समझने की कोशिश करेंगे कि ये हो कैसे रहा है। उसके बाद हम नेचुरल लर्निंग एबिलिटीज की बात करेंगे। नेचुरल लर्निंग एबिलिटीज जब मैं यहाँ बोल रही हूँ तो इसका अर्थ ये है कि जब जब कोई सोल जब दुनिया में आती है, सोल लेवल से इसको समझते हैं, कोई भी जीवात्मा, कोई भी सोल जब इस दुनिया में आती है तो उनके पास अपना एक टैलेंट होता है, कुछ हिडन टैलेंट होता है, कुछ इनबॉर्न टैलेंट होता है। उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करना और बच्चे के सीखने के तरीकों को वैज्ञानिक रूप से समझ पाने की एबिलिटी। तो अभी मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको लिख के याद होता है, कि कोई ऐसा होगा जिसे बोल बोल के याद होता है, तो उसका लर्निंग तरीका, उसका याद करने का तरीका, पढ़ने का तरीका बदल गया ना। तो हम उस पर बात करेंगे। फिर हमारे ब्रेन को साइंटिफिकली हम समझेंगे वैज्ञानिक तरीके से, कि अगर मुझे ये अभी मान लीजिए वैज्ञानिक तरीके से समझना मतलब नंबर्स के फॉर्म में कॉग्निटिव ब्रेन को पूरा समझना, मेरा ब्रेन चल कैसे रहा है, प्रोसेसिंग हो कैसे रही है, अगर मुझे ये समझ में आ जाए तो कौन सा तार बिगड़ा उसको ठीक करना आसान हो जाएगा ना। यही सब तो हम जब ध्यान, मेडिटेशन, चक्रा ध्यान में करते हैं। हम चक्रों को क्यों छूते हैं? एनर्जी बॉडी को ठीक करने के लिए। कोई भी बिहेवियर बन रहा है, इसका मतलब एनर्जी बॉडी में, चक्रा में कुछ गड़बड़ी हुई, इसलिए हम चक्रा ध्यान तक जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रेन, बच्चा अगर कोई बिहेव कर रहा है कुछ सर्टेन वे में, या कोई चीज उसको समझ नहीं आ रही है, या कुछ भी XYZ रीजन हो रहा है, तो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी समझेंगे कि ब्रेन काम कैसे कर रहा है। उसके बाद पूरा पेरेंटिंग सिस्टम, पूरा कंप्लीट पेरेंटिंग सिस्टम आप अपने ऊपर सोच के देखिए, गैस वर्क पे चल रहा है। ऐसा कोई माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों पे 100% काम नहीं कर रहा। इनफैक्ट जितनी हमारी क्षमता है उससे हम बहुत ज्यादा देते हैं और करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी क्या हम ये रिटन में डाल सकते हैं कि हमारा बच्चा जीवन में सक्सेसफुल ही बनेगा? मैं आपको 30 सेकंड दे रही हूँ, आप सोच के देखिए कि आप ये गारंटी दे सकते हो नहीं हमारा बच्चा 100% हैप्पी रहेगा, हैप्पीनेस उसकी लाइफ में हमेशा रहेगी, एक सस्टेनेबल इनकम मॉडल पे रहेगा और जीवन में बहुत खुश रहने वाला है? क्या ये गारंटी है? उसी सब चीजों के बारे में बात करने के लिए आज हम आए हैं। तो ये सब हम इसमें कवर करेंगे, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा पेशेंस के साथ, इसमें समय लगेगा। तो आप अपने समय अनुसार बैठिए, जब आपके पास समय हो तसल्ली से सुनने का, चीजों को समझने का, तभी इसको सुनिए। समय निकालिए अपने बच्चों के लिए। हम 1 घंटा नहीं निकाल सकते जीवन में, ऐसा नहीं है। हमारा पूरा जीवन ही बच्चों के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो 1 घंटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आगे इसको समझते हैं। अब अपने आप से करने लायक क्वेश्चंस हैं ये, आप कमेंट्स में चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चंस खुद से पूछने लायक हैं। अगर हम आपसे पूछें कि आप किस चीज को सक्सेस के लिए कौन से पैरामीटर को हायर रेट करोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस या एकेडमिक एक्सीलेंस? सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा होना चाहिए या नंबर्स बहुत ज्यादा आने चाहिए? आपको क्या लगता है क्या ज्यादा बेटर है? सोच के देखिए कि आपके पास, आप खुद भी, कितनी माताएं ऐसी होंगी, कितने पिता ऐसे होंगे जो लाइफ में बड़े टॉपर टाइप रहे होंगे, एकदम 100% वाले, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी के कारण हम वो नहीं कर पाते जो करने के लिए हम इस दुनिया में आए थे। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, भय हो जाता है हार जीत का। और आजकल हम श्री प्रिया काउंसलिंग पे सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर बुक पढ़ रहे हैं, केवल इसीलिए कि मैंने ये पाया, मैं खुद भी वही चीज लैक कर रही थी अपने लाइफ में, कि सब कुछ होते हुए भी, बहुत सारी क्वालिटीज उस परमात्मा ने दी है एज एन इंस्ट्रूमेंट, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कहीं कुछ मिसिंग था, उनको रखने का तरीका नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास की कमी थी। तो सारे नंबर्स होते हुए भी, सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन में अगर है, उसके बाद भी अगर कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस मिसिंग है तो काम बात नहीं बनती। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में और जानने के लिए आप श्री प्रिया काउंसलिंग पे सेल्फ कॉन्फिडेंस की बुक हम पढ़ रहे हैं, उसका लिंक ऊपर आई बटन में शेयर किया हुआ है, आप उस बुक के वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन खुद से पूछिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है लाइफ में, नॉलेज या डिसीजन मेकिंग एबिलिटी? ज्ञान बहुत सारा है, लेकिन उस ज्ञान को किस जगह, कब, कैसे इस्तेमाल करना है वो ही समझ नहीं आ रहा है। अगर
तो क्या उस ज्ञान का कोई लाभ होगा? अपने आप से पूछिए। निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है, कंफ्यूज है। चाय, हम लोग इतनी छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूज हो जाते हैं, चाय पिए कि कॉफी पिए। 15 मिनट, जीवन के कीमती 15 मिनट कई बार इसी निर्णय पे निकाल देते हैं। रेस्टोरेंट जाते हैं तो क्या खाना है, ये तो भौतिक चीजें हो गई, इस पे बैठ के आधा घंटा डिस्कशन होता है कि क्या खाएं क्या नहीं। अभी तो हमको ये छोटी छोटी चीजें ही समझ नहीं आ रही। पेट भरने के लिए खाना है, उसमें भी हम आधा घंटा 15 मिनट तो ये सोचने में निकाल देते हैं कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, चाय पिए कि कॉफी पिए, आज नाश्ता क्या बनेगा, आज खाना क्या बनेगा। कितना महत्वपूर्ण समय इसमें निकाल देते हैं। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जब इतने छोटे छोटे डिसीजन लेने के लिए हम इतना इतना समय लगा रहे हैं, तो सोचिए लाइफ में कोई मेजर डिसीजन लेना हो और बच्चे को सारी नॉलेज हो, सब कुछ हो, लेकिन उसको निर्णय लेने की क्षमता ही ना हो उसके पास, तो कैसे सक्सेसफुल होगा लाइफ में बच्चा? विचार कीजिए। उसके बाद क्या प्रैक्टिस करना चाहिए रोज? ये बात तो हम बार बार देव परिवार के माध्यम से करते हैं। क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? जॉय, पीस या ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, थैंक यू, या फिर कंप्लेन, एंगर और वरी, शिकायतें करते रहे बस। अरे बच्चों को तुम ये नहीं करते हो, तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम वैसा नहीं करते हो। याद कीजिए लास्ट बार कब आपने अपने बच्चे के साथ बैठ के उसको उसके गुण गिनवाए थे कि बेटा तुम्हारे अंदर ये तुम्हारा सेट ऑफ क्वालिटी है। दिन भर में हम कितनी बार ये तो बोल देते हैं, कितना गुस्सा करते हो, कहना नहीं मानते हो, ऐसा नहीं करते हो, वैसा नहीं करते हो, कितनी बार। लेकिन याद कीजिए वो समय जब लास्ट बार आप अपने बच्चे के साथ 15 मिनट बैठे हो और आपने कहा अरे बेटा तुम तो बहुत अच्छे सिंगर हो, तुम तो कहना बहुत मानते हो, तुम तो घर को मेंटेन करने में कितनी हेल्प करते हो, तुम्हारे अंदर XYZ कितनी क्वालिटीज है। ऐसे पेरेंट्स भी देखने में आते हैं कि बच्चा कहता है मम्मी मम्मी 92 नंबर आए 100 में से, तो पेरेंट्स ये नहीं कहते पहले कि कॉन्ग्रेचुलेशन, बोलते हैं 8 नंबर कहाँ गए। इतना ज्यादा हम स्टडी को लेके फोकस और फियरफुल है। ऐसा होता है? अपने आप से पूछ के देखिए कि क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ। तो हमें क्या प्रैक्टिस करना है? जॉय, पीस, ग्रैटिट्यूड। अपने बच्चों के अंदर हमारे बच्चों में कुछ ना कुछ क्वालिटी है, बिलीव मी, हम सबके बच्चों में है, हम अपनी ही नहीं देख पाते। 5 मिनट तसल्ली से आंख बंद करके सोचिए और आज लिखने बैठिए कि आपकी क्वालिटीज क्या है। आप पेपर पे अगर 10 लिख पाए तो फिर आप अपने आप को अवार्ड दीजिए, एक ट्रीट दीजिए। अपनी 10 क्वालिटी अगर आप लिख पा रहे हैं तो ट्रीट दीजिए। अपने को आई वाले कॉन्शियसनेस में रखे, नहीं सोल कॉन्शियसनेस में रखे। अरे उस परमात्मा ने भेजा है तो कुछ तो अच्छी चीज भेजी होगी हमारे अंदर भी, लेकिन उसको लिख पाना, उसको समझ पाना, अपनी छुपी हुई प्रतिभा को जान ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारे भीतर एक इनबॉर्न टैलेंट है। अब सचिन तेंदुलकर को कभी क्रिकेट मिला ही नहीं होता तो क्या वो सचिन बनता? तो इन्हीं सब चीजों पे हम आज बात करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है, क्या है, ये मैटर नहीं करता। आप कैसे भी पेरेंट हो, से आप परमिसिव पेरेंट हैं, हर समय बच्चा आपसे परमिशन ले, आप बॉस बन जाएं, दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ पेरेंटिंग। बट यहाँ हम वो डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि कौन सा पेरेंटिंग का राइट तरीका है या रॉन्ग, क्योंकि आप भी सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। हम कितने बड़े माता पिता हैं? हम उतने ही बड़े माता पिता हैं जितना बड़ा हमारा बच्चा है। अब मेरा बच्चा अगर 11 साल का है तो मुझे माँ बने में 11 ही साल हुए, तो मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है एज अ मॉम, नॉट मोर देन दैट, राइट। तो आप कोई भी तरह के पेरेंट हो, आप अथॉरिटेटिव हो कि चलो बैठ के बात करते हैं, और या आप इन्वॉल्व भी नहीं है, बच्चा जो मर्जी करे करे, तो आपकी पेरेंटिंग स्टाइल कोई भी हो, लेकिन अगर आप बच्चे का इमोशन टच नहीं कर रहे, अगर आप बच्चे की संवेदनाओं को टच नहीं कर रहे, अगर आप बच्चे के नेचुरल लर्निंग एबिलिटी और स्टाइल को नहीं समझ पा रहे, तो आप कितने भी बढ़िया पेरेंट हो, आप काम नहीं कर पाएंगे। तो पावर पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट योर पेरेंटिंग स्टाइल। पावर पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझाना है। आप किसी भी तरह के पेरेंट हो, आप टाइगर पेरेंट हो, आप जब गूगल करोगे ना आपको हजारों तरह की पेरेंटिंग स्टाइल मिल जाएंगे। आप किसी भी कैटेगरी में फिट हो, किसी भी कैटेगरी में आप फिट पाते हो, तो वहां एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट होंगे डेफिनेटली, वो आपको रिसर्च करना होगा। बट देन पावर पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट योर पेरेंटिंग स्टाइल। पावर पेरेंटिंग क्या है वो समझ लेते हैं। पावर पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट एम्पावरिंग योर चाइल्ड, वर्किंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ योर चाइल्ड। आपके बच्चे के स्ट्रेंथ पे काम करना है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, बच्चे की वीकनेस पर फोकस करते हैं, स्ट्रेंथ के बारे में सोचते ही नहीं, उसके बारे में चिंता करते हैं जो बच्चे में नहीं है, लेकिन जो है उसके बारे में दिन में 1 मिनट के लिए नहीं सोचते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का बच्चा जो है किसी XYZ फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा, तो हमें पूरे दिन ये तो चिंता रहेगी, अरे पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, तो हम रिपीट मोड पे बोलेंगे, पर कभी भी ये नहीं सोचेंगे अरे यार मेरा बच्चा इस XYZ फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है, तो मुझे इसके ऑप्शन एक्सप्लोर कर लेने चाहिए, इसके बारे में और सोचना चाहिए।
वो उस दिशा में हमारा दिमाग ही नहीं जाता। एवरेज पेरेंटिंग चाहेगी कि बच्चे को जिस भी क्लास में डालो फीडबैक अच्छे आने चाहिए। और जब आप स्कूल में पीटीएम्स में जाते हो और बच्चे का अच्छा फीडबैक मिलता है तो कौन एम्पावर फील करता है? हम एम्पावर फील करते हैं, हमें प्राउड फीलिंग आती है, अरे मेरा बच्चा, क्योंकि हम बच्चे से बॉडी कॉन्शियसनेस में अटैच है, मेरे बच्चे ने इतना अच्छा किया, तो हर टीचर का फीडबैक अच्छा ही होना चाहिए। अरे एक ही बच्चा है ना, जरूरी थोड़ा ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस सब में ही उसका अच्छा फीडबैक आएगा, बट दैट इज एवरेज पेरेंटिंग एक्सपेक्टेशन कि हर जगह अच्छा ही होना चाहिए। पावर पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट स्पेशलाइजेशन। माई चाइल्ड शुड एक्सेल, किसी एक चीज में एक्सेल करे, मतलब मैं बच्चे की स्ट्रेंथ पे इतना काम करूं, इतना काम करूं, इतना काम करूं कि उसकी वीकनेस नलीफाई हो जाए। नलीफाई जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वीकनेस को इग्नोर करेंगे। अब मान लीजिए आप कोई भी पर्सनालिटी ले लीजिए, कोई भी पर्सनालिटी आज की डेट में जो आपके दिमाग में एक इमेज आ रही है, जिसको आप चाहे वो फिल्म स्टार हो कोई, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कोई एक इमेज ले लीजिए अपने माइंड में और सोच के देखिए कि क्या उस इमेज में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके पास नेम फेम भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, सब कुछ है, क्या उनमें कोई कमी नहीं होगी? क्या उनकी कोई वीकनेस होगी नहीं? पॉसिबल है ऐसा? नहीं है, डेफिनेटली वीकनेस होगी, लेकिन उन लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी प्रतिभा पे इतना काम किया है, इतना काम किया है कि उनकी वीकनेस नलीफाई हो गई और अब उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो अपनी वीकनेस को भी ओवरकम कर सकें। अब मान लीजिए मेरे पास पहले ये बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन और बहुत सारी प्रतिभाएं भगवान ने दी थी। जब मैंने उन प्रतिभाओं पे गुरु कृपा से काम किया तो ये कॉन्फिडेंस अपने आप आ गया, तो मेरी वीकनेस भी मेरी स्ट्रेंथ बन जाती है और कब और कैसे मुझे पता भी नहीं चलता। इस पे हमने श्री प्रिया काउंसलिंग पे बात की है, केवल इसी के लिए हमने 2 सेशन स्पेशली डिजाइन किए कि हाँ अपनी प्रतिभा का परिष्कार करना कैसे। आप वो देखिए उनको लिंक्स को, मे बी यू गेट सम इनसाइट। उसके बाद बच्चे की नेचुरल एबिलिटी के बारे में सोचिए, मस्त केवल मार्क्स के बीच में और पोटेंशियल के बीच में कंफ्यूज मत रहिए। अभी कितने पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं अरे हमारे बच्चे को ना किसी भी फील्ड में डाल दो, उसका अच्छा ही होता है रिजल्ट, उसको चाहे मैं टेनिस क्लास में डालूं, उसको चाहे मैं क्रिकेट में डालूं, चाहे कराटे में डालूं, चाहे डांस में डालूं, उसमें बहुत अच्छा करता है। अरे डेफिनेटली अच्छा कर रहा है, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे का फोकस और आईक्यू बहुत अच्छा हो, उसका कॉग्निटिव ब्रेन बहुत अच्छा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी नेचुरल लर्निंग एबिलिटी है या उसका हिडन टैलेंट है। वो तो उसको गॉड गिफ्ट है कि वो जिसमें भी जाएगा अच्छा करेगा, लेकिन मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे बच्चे का जो इनबॉर्न टैलेंट है, जो भगवान ने उसे प्रतिभा देके भेजा है, वो क्या है, वो समझना है। तो मार्क्स के बीच में और बच्चे की पोटेंशियल के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। जितना जल्दी 3 साल की एज इज द आइडल एज, जितना जल्दी आप अपने बच्चे के नेचुरल लर्निंग एबिलिटी को और टैलेंट को आइडेंटिफाई करवा लेंगे वैज्ञानिक तरीके से, और फिर अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय के साथ उस पर काम करेंगे, उतना जल्दी आप अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं बेहतर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट पावर पेरेंटिंग। ये कॉन्सेप्ट है पावर पेरेंटिंग का कि हम क्या आपको यहाँ बताना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आगे समझ लेते हैं। साइंटिफिकली वैलिडेटेड सर्वेज हैं ये, क्रैक्स ने ये सर्वे किए हैं 10 साल की रिसर्च के साथ, और ये सारे सर्वेज हमारे इंटरनेशनली जर्नल में पब्लिश्ड हैं, सो ये केवल कहने के लिए नहीं है। इनको एक मोटा मोटा गो थ्रू कर लेते हैं। 93% पेरेंट्स बिलीव करते हैं कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इज इक्वल टू हार्ड वर्क। मतलब कि अगर अच्छे नंबर चाहिए तो बच्चे को 16 घंटे पढ़ा दो, 20 घंटे 10 घंटे पढ़ना चाहिए, तब नंबर आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बिलीव में ऐसा नहीं है। अगर बच्चा अपने नेचुरल लर्निंग एबिलिटी के हिसाब से पढ़ाई करेगा ना, तो जो काम वो 1 घंटे में करता है वो 10 मिनट में कर सकता है। इसको हम प्रूव कर सकते हैं साइंटिफिकली। पीटीएम्स के टाइम पे टीचर्स बोल रहे हैं कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट तो बहुत है, लेकिन फोकस लैक कर रहा है, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है, कहाँ ध्यान रहता है। हम ये समझ तो जाए कि बच्चा फोकस लैक कर रहा है, पर क्यों कर रहा है और उसका करंट फोकस कितना है। साइंस इज ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं जहां बच्चे का फोकस, कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम स्कूल्स के पास गए, हमने स्कूल से बोला कि आपके टॉपर स्टूडेंट क्या हैं, कैसे हैं, क्या वो आप अपने टॉपर स्टूडेंट्स के लिए गारंटी में सक्सेस लिख के दे सकते हो, गारंटेड सक्सेस गारंटेड। सारे स्कूल्स ने मना कर दिया, 100% स्कूल सेज नो, नहीं, वी कैन नॉट गारंटी सक्सेस, वी कैन डू बेस्ट। स्टूडेंट्स आप खुश हो जाओ, अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा तो कोई टेंशन नहीं है। 78% स्टूडेंट्स आर नॉट इंक्लाइंड टू एकेडमिक्स, क्योंकि मान लीजिए आपके बच्चे का लॉजिकल ब्रेन है, उसको यही समझ नहीं आ रहा पढ़ना क्यों है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मुझे बचपन में इतना जो ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस पढ़ाया गया, इसका काम कहाँ आया। टू बी ऑनेस्ट, अगर लॉजिकल माइंड है तो वो सोचेगा मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, वाई। वो वाई तो हम सेटिस्फाई करें, हम समझ तो पाए।
तो इट्स नॉट कि आपके बच्चे को पढ़ना नहीं है या पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मे बी इज अ लॉजिकल माइंड, मे बी उसका पढ़ने का तरीका प्रैक्टिकल चीजें करके हो, मे बी वो लिंग्विस्टिक, अभी हम लर्निंग स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे, मे बी वो एक पर्टिकुलर टाइप का लर्नर हो, लिंग्विस्टिक लर्नर किताब करके पढ़ के समझ सकते हैं चीजों को, उनको बुक्स चाहिए। लेकिन अगर आपका बच्चा वही काइनेस्थेटिक लर्नर है, उनको बॉडी मूवमेंट चाहिए होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी मूवमेंट, आप कितना मर्जी किताब से पढ़ा लो उसको समझ नहीं आएगा, वो बैठ ही नहीं सकता टिक के 15 मिनट, क्योंकि वो उसका नेचुरल लर्निंग स्टाइल नहीं है। 7% बच्चे इस देश के केवल टीचर बनना चाहते हैं। कितनी आयरनी है कि हमारे देश के केवल 7% बच्चे कहते हैं हमें टीचर बनना है। और कितना पहले ऋषियों के जमाने में हमारे साइंटिस्ट, ऋषि मतलब साइंटिस्ट कौन थे? ऋषि साइंटिस्ट ही तो थे, गुरुकुल होते थे, और टू बी अ टीचर वाज ऑनरेबल, गुरु होना एक ऑनर होता था। और आज 7% बच्चे कह रहे हैं कि हमें टीचर नहीं बनना, हम टीचर बनना नहीं चाहते, क्योंकि टीचर की वो वर्थ ही नहीं रह गई इतने हार्ड एफर्ट्स लगा के। क्यों? क्योंकि गेस्ट वर्क पे चल रहा है सारा पेरेंटिंग सिस्टम। पेरेंट एजुकेशन पेरेंट बच्चों के लिए भूल जाइए, जो लोग सक्सेसफुल हैं आज की डेट में, बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने अपना करियर चूज किया केवल गेस्ट वर्क के बिहाफ पे तो चूज किया, पता ही नहीं होता है कि कभी कभी क्या चूज करना है। मार्केट में इतने करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हम फ्लो के साथ बहते हैं। मार्केट में पता नहीं, मुझे लगता है 7-8 हजार करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर हम एक्सप्लोर करने पे चले जाएं, हम अपने बच्चे को 7-8 हजार चीजों से इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। आपके आसपास जितनी क्लासेस चल रही हैं, आप बच्चे को केवल उतनी ही क्लासेस से इंट्रोड्यूस करा सकते हो। बीइंग अवेयर पेरेंट, आजकल पेरेंट बहुत अवेयर हो गए। हमारे जब हम छोटे थे तब तो पढ़ाई 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 होती थी। कुछ 4-5 करियर पेरेंट्स को पता होते थे, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, और आईएएस, नीली बत्ती, ये कुछ ऑप्शंस होते थे पेरेंट्स के पास, वो कर लो। अब हम लोग थोड़ा अवेयर हो गए हैं, अवेयर इन सेंस कि जो भी आसपास क्लास, हमारा स्टेटस सिंबल भी हो गया, सॉरी टू से दैट, बट क्लासेस में डालना एक स्टेटस भी हो गया, और खुद के लिए मी टाइम चाहिए, क्योंकि पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, तो बच्चा क्लास में जाएगा तो पिता को जगह मिलेगी अपने लिए, वो भी एक कारण हो गया। तो बैक टू बैक क्लासेस में एनरोल करा देते हैं, और फिर क्या होता है, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। हर क्लास में तो बच्चा अच्छा कर रहा है, हमने गेस्ट वर्क के बिहाफ पे तो डाला था क्लास में, हमें ये थोड़ा पता था कि हमारे बच्चे का कोर ये है। अब अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरा बच्चा काइनेस्थेटिक लर्नर है और उसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशंस हैं, और नाउ आई नो, आई एम वेरी श्योर कि मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा। अब मुझे यहाँ पे और क्लोज मिल जाए कि कौन से स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा, ग्रुप स्पोर्ट्स या 1-to-1, देन इफ आई चूज अ क्लास दैट मेक सेंस, साइंटिफिकली सेंस करेगा, वो उसका मतलब बनता है। लेकिन अगर बस मैं ब्लाइंडली जो चल रही है आसपास क्लासेस उसमें डालती जाऊं तो रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। एक एड ऑन कर दिया हमने, बच्चे पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर था, एक और डाल दिया। 70% पेरेंट्स कहते हैं कि हाई आईक्यू इज इक्वल टू हायर परफॉर्मेंस। नहीं, ऐसा नहीं है। आईक्यू क्या है उसे समझना पड़ेगा पहले। उसके लिए आईक्यू को आप कभी भी किसी भी एज में बढ़ा सकते हो, आईक्यू बदलता रहता है, आईक्यू का परफॉर्मेंस से लेना देना नहीं है। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग गेम खेल लीजिए, सुडोकू सॉल्व करिए, कुछ भी इस तरह के आजकल मोबाइल पे गेम्स आने लगे हैं। हालांकि मोबाइल, हमारा प्लेटफॉर्म इज ऑल अबाउट स्क्रीन टाइम कम करना, तो नॉट मोबाइल, बट देन रूबिक्स क्यूब है, आप करिए उनको रेगुलर सॉल्व, क्विजेस करिए, आपका आईक्यू बढ़ जाएगा। तो आईक्यू वेरी करता है, इसको पर समझेंगे आगे क्या है ये। मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल आर स्पेशलिस्ट एंड नॉट ऑलराउंडर, ऐसा 90% पेरेंट्स का कहना है। पेरेंट्स बिलीव इट इज स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर रिजल्ट। अब ये कितनी बड़ी आयरनी है, देखा जाए ना तो स्कूल बहुत मेहनत करते हैं, एक्सट्रीम मेहनत करते हैं, और पेरेंट्स ने सारी जिम्मेदारी स्कूल पे डाल दी। लेकिन आपका बच्चा स्कूल कौन सी एज में गया? पहला संस्कार तो आपने डाला, घर में बच्चा मैक्सिमम टाइम जी रहा है, स्कूल में एक टीचर 45 मिनट का सेशन लेती है, वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि बच्चा सक्सेसफुल होगा। और आपने कई बार ये भी देखा होगा कि कोई एक ही टीचर 30 बच्चों को पढ़ाती है, 30, 35, 40 कहीं, लेकिन कुछ बच्चे टीचर के फेवरेट हो जाते हैं और कुछ टीचर्स बच्चों की फेवरेट हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? सोचिए, टीचर तो का पढ़ाने का तरीका तो एक ही है ना, और वो तो सारे बच्चों को बिल्कुल नॉन बायस्ड अप्रोच से बढ़िया वाला पढ़ा रही है। तो फिर ऐसा क्यों घटित हो रहा है? क्योंकि टीचर का जो टीचिंग स्टाइल है वो बच्चे की नेचुरल एबिलिटी, उसके लर्निंग स्टाइल से मैच कर गया। टीचर का टीचिंग स्टाइल जिस बच्चे के लर्निंग स्टाइल से मैच कर जाएगा, वो बच्चा बेस्ट करने वाला है, वो बढ़िया करेगा लाइफ में, एकदम ऑसम। इसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद पेरेंट्स विलिंग टू स्पेंड बियॉन्ड देयर लिमिट्स फॉर द किड्स। एक्चुअली सच बात है ये। अगर हम एवरेज देखें, हम अपने जीवन के 20 बहुमूल्य साल अपने बच्चों के इर्द गिर्द बिता देते हैं, और इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से बच्चे में ही खोए रहते हैं। आपका बच्चा कहीं भी हो, आप फिजिकली आपके साथ नहीं भी हो, पर मेंटली और इमोशनली आप अपने बच्चे के साथ होते हो।
और अपनी जितनी हमारी क्षमता है उससे ज्यादा हम अपने बच्चों पे खर्च करते हैं। लेकिन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी यहाँ काम आती है। एट टाइम्स हम कहाँ खर्च करना है हमें वही नहीं पता होता। कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जहां हमें स्पेंड करना चाहिए पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये लेने का फायदा होगा भी या नहीं होगा। लेकिन आज बाहर खाना खाने जाना है तो हम तुरंत जाके हजारों रुपए लगा आएंगे। वहां डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चाहिए कि कुछ वर्क बच्चे के लिए मिल रहा है तो लेके देखने में क्या जा रहा है, ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो हम स्पेंड तो कर रहे हैं बट वो एक्सपेंडिचर सही दिशा में है या नहीं, ये डिपेंड करता है, वो समझना है। स्पेंड तो बहुत कर रहे हैं बहुत सारी पेरेंट्स। और 86% जैसा हमने अभी बात करी, 86% को स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि पढ़ने का, एजुकेशन का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसीलिए वो इंक्लाइन नहीं है एकेडमिक्स की तरफ। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इन डबल कोट्स, हमारा पूरा एजुकेशनल सिस्टम फियर ड्रिवन है, होप ड्रिवन नहीं है। अरे अगर नहीं पढ़ा तो क्या होगा, मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, आगे लाइफ में पता नहीं क्या करेगा, डर डर और डर। और वही डर हमने ट्रांसफर कर दिया, डीएनए से ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों को। आशा तो है ही नहीं, अरे नहीं पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर है, उसको पढ़ाने का सिस्टम तरीका समझ जाए हम कि वो पढ़ेगा कैसे। ये अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो कितना इजी हो जाएगा लाइफ। तो इसी सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। पावर पेरेंटिंग का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? हर कोई, हर माता पिता, हम सब क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? आप सोच के देखो। हम चाहते हैं हमारा बच्चा रिच हो, फेमस हो, हैप्पी हो, एक ब्राइट फ्यूचर के साथ हो, ग्राउंडेड टू अर्थ हो, टैलेंटेड भी हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हो, मॉरल वैल्यू बहुत अच्छी हो। कोई माता पिता कभी ये चाहेगा कि हमारा बच्चा ड्रग्स लेने लग जाए, क्राइम में उतर जाए, आतंकवादी बन जाए? कभी इस तरह की सोच हमने सोची? हम बिल्कुल सोच के घबरा जाएंगे। यही पावर पेरेंटिंग आपको दे रहा है, यही हम बता रहे हैं कि ये सारी क्वालिटीज में चाहिए, पर हाउ, कैसे लाएं हम ये सब? मेरे बच्चे में डेफिनेटली कुछ क्वालिटी है, उस क्वालिटी को नर्चर करना मेरा जॉब है, मेरी ड्यूटी है। उसको नर्चर करने में हम एक सपोर्ट सिस्टम है, पावर पेरेंटिंग प्लेटफॉर्म एक सपोर्ट सिस्टम है टू नर्चर द हिडन टैलेंट ऑफ योर चाइल्ड अलॉन्ग विद योर हेल्प एंड सपोर्ट। आपको समय देना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ चाइल्ड पेरेंट एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म। आपको समय अलग से कहीं नहीं देना है। अब यहाँ पे बात आती है समय देना है, हाँ समय देना है, लेकिन आप ऑलरेडी क्या कम समय दे रहे हो अपने बच्चे को? पूरे दिन में कितना टाइम बच्चों के साथ बिता रहे हैं, ये समझना है। क्वालिटी टाइम और क्वांटिटी टाइम में अंतर होता है। यहाँ पावर पेरेंटिंग प्लेटफॉर्म आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहां आप अपने बच्चों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताओगे। जो समय आप यूज कर रहे हो उसी समय में से समय निकालना है, अलग से कहीं से समय नहीं लाना। लेकिन उस समय की डायरेक्शन को हम थोड़ा चेंज करेंगे कि आप ऐसे की जगह ऐसे समय बिताइए। आपको कुछ एक्टिविटीज देंगे, कुछ चीजें कराएंगे टेस्ट के साथ, वो बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे करना है। और उससे क्या होगा, बच्चे की क्रिएटिव ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, कॉग्निटिव ब्रेन, बच्चे के इमोशन सब पे काम होगा और आप अपने बच्चे को बेहतर समझने के लिए कदम रखेंगे। आगे पढ़ लेते हैं, बिहेवियर कैसे फॉर्म हो रहा है इसको समझ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम देख रहे हैं वो केवल एक बिहेवियर है, लेकिन वो बिहेवियर बना कैसे? हर बिहेवियर के पीछे कोई फीलिंग या कोई इमोशन जुड़ा होता है। आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को भी रख लीजिए। कोई भी बिहेवियर, अगर आप मान लो गुस्सा कर रहे हो बच्चे को, आपको यूं ही गुस्सा नहीं आएगा, कहीं ना कहीं आपको कोई खींच आई होगी, कोई कारण रहा होगा, इसलिए गुस्सा आया। अब जैसे एक हाउसवाइफ का एग्जांपल लेते हैं, प्योर हाउसवाइफ या एक वर्किंग मदर, दोनों को थोड़ी देर के लिए रखते हैं बीच में। वर्किंग मदर जस्ट ऑफिस से आई है, ठीक है, और एक हाउसवाइफ जिसने अभी दिन भर का सारा काम किया, सारा काम करके थक गई है। अपने को रख के देखेंगे तो बच्चे की फीलिंग समझ में आएंगी। आपने बच्चे को एक गिलास दूध दिया या एक गिलास पानी दिया या कोई शेक बना के दिया, आपने टेबल पे रखा और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? अभी आप थक कर आए हो कि बस बच्चा फटाफट इसको पी ले। बच्चा अपनी दुनिया में, बच्चों की अपनी मस्त दुनिया होती है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, एंजॉय करते हैं एकदम। लेकिन हम लोग उन्हें एंजॉय करने नहीं देते। बच्चा मस्ती में था, खेल रहा था, टीवी देख रहा था या जो भी कर रहा था, बच्चे का हाथ लगा और वो दूध, मैंगो शेक, ड्रिंक आपने जो भी दिया वो गिर गया। एक सेकंड भी नहीं लगेगा आपके बिहेवियर में क्या रिफ्लेक्ट होने में? फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा। कुछ पेरेंट तो रिएक्ट करेंगे और कुछ चपत भी मार सकते हैं, कुछ चिल्लाने लग जाएंगे। अलग अलग तरीके से बिहेवियर पॉपअप होगा। क्या बच्चे ने इतनी बड़ी गलती करी थी वो दूध गिरा के? जानबूझ के तो नहीं गिराया होगा डेफिनेटली, वो अपनी मस्ती में था, अपनी दुनिया में था। आप चाहते थे कि वो अपनी दुनिया से बाहर निकल के आए, वो नहीं आया क्योंकि वो अपनी दुनिया में खुश था।
बहुत उससे गिर गया और आपका बिहेवियर बना। लेकिन ये बिहेवियर बना क्यों? इसलिए नहीं एक्चुअली कि बच्चे ने दूध गिराया या बच्चे ने सामान गिरा दिया। ये बिहेवियर इसलिए बना कि आप ऑलरेडी बहुत थके हुए थे, दिन भर के टायर्ड थे, कुछ कुछ करके बैठे थे और अब आपका इमोशन था टू रेस्ट। आप बिल्कुल सुकून से कि मेरा सारा काम निबट गया, अब मैं सुकून से 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठूंगी, अपना फेवरेट टीवी सीरियल शो जो भी है वो देखूंगी, समथिंग लाइक दैट। कोई इमोशन वहां था। लेकिन अब तो आपको उठना पड़ेगा और उठ के काम करना पड़ेगा और काम करके वो दूध साफ करना पड़ेगा, उसमें एफर्ट लगेंगे। और आपका इमोशन तो किसी टीवी सीरियल में, अपने मी टाइम में, अपने किसी फोन कॉल की तरफ था। तो इट इज दैट इमोशन जिसकी वजह से ये बिहेवियर रिफ्लेक्ट किया और आपको पता भी नहीं चला। और ये इवेंट रिपीट होता है बार बार। बच्चा दुनिया में बच्चे के आने का मतलब, एक माता पिता बनने का मतलब ही पेशेंस डेवलप करना है, पहली लर्निंग है। तो बच्चा होने के बाद कितने क्यों होते हैं पोस्ट डिप्रेशन, पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन हो जाते हैं? क्यों होते हैं? यही कारण है। तो बच्चा कुछ बिहेव शो कर रहा है बिहेवियर, मतलब अगर एक बच्चा कपड़ों की जिद करता है ना पर्टिकुलर कि मुझे यही कपड़े पहनने हैं, तो वो जिद नहीं है, वो उसका बिहेवियर है। और वो क्यों बना है? क्योंकि हमने संस्कार डाल दिया। पैदा होते ही बच्चे को तो कपड़े से कोई लेना देना नहीं था। उसको तो आप लंगोट में भी ले जाओगे तो वो हैप्पी था। उसने क्या पता है, उसे क्या पता है? ये कॉन्शियसनेस हमने डेवलप करी है। किसी पार्टी में जाएंगे तो दूसरे कपड़े पहनाएंगे, घर में दूसरे पहनाएंगे। ये डिफरेंशिएशन हमने स्टेप बाय स्टेप डेवलप किया है। अब जब पार्टी में गया, अच्छे कपड़े पहनाए, बच्चे की बड़ी तारीफ हो गई। इवेंट बार बार रिपीट हो रहा है, कहीं बाहर जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं तो तारीफ होती है, अच्छे कपड़े पहनते हैं तो तारीफ होती है। अब किसी पर्टिकुलर कपड़े से बच्चे को ज्यादा तारीफ मिल गई, बच्चे का इमोशन उस पर्टिकुलर कपड़े में अटक गया। ये पहन के गया था तो बड़ा बढ़िया कॉम्प्लीमेंट मिला था, यही कपड़े पहनूंगा वो छोटे भी हो जाए। वो एक बिहेवियर था, उस बिहेवियर के पीछे एक थॉट और एक इमोशन था, बार बार कोई इवेंट रिपीट हुआ था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एक बिहेवियर बन कैसे रहा है। तो बीइंग अ पावर पेरेंटिंग कोच, और आपको वो बताने के लिए आप कोई एक्टिविटी बच्चे से कराओ। मान लो हमने आपको एक्टिविटी का प्लेटफॉर्म दे दिया, आपने बच्चे से एक्टिविटी करानी है, लेकिन आपको उस एक्टिविटी के थ्रू बच्चे के इमोशन को टच करना होगा, तब आप उससे वैलिडेट तरीके से एक्टिविटी करा पाओगे। दैट्स व्हाट वी आर हियर टू, यही हम बताने वाले हैं आपको। तो हर चीज में रिएक्ट और रिस्पॉन्स करने से पहले, थोड़ी देर कामों के पहले ये सोचिए कि आपका जो बिहेवियर बना है इस समय वो क्यों बन रहा है, उसके पीछे डेफिनेटली कोई बात है। और अध्यात्म, क्यों अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय? ये अध्यात्म है, यहाँ अध्यात्म हेल्प करता है, क्योंकि अपना बिहेवियर बन रहा है, उसके लिए भीतर जाने की बहुत जरूरत है, उसको समझने को, अपने भीतर वाले को समझने की बहुत जरूरत है। आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे नेचुरल लर्निंग एबिलिटीज क्या होती है। नेचुरल लर्निंग एबिलिटीज होती हैं 8 तरीके की। कुछ बच्चे होंगे इंट्रापर्सनल लर्नर। अब यहाँ पे गेस वर्क मत कीजिए, मैं आपको केवल एक ओवरव्यू दे रही हूँ एक एक लाइन में। अब आप इस ओवरव्यू से ये मत समझ लीजिए कि नहीं मेरा बच्चा यही वाला लर्नर होगा, नहीं, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस इट हैज टू बी वैलिडेटेड। ये वैलिडेट होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से अजम्पशंस पे मत जाइए। एक आइडिया ले सकते हैं पर बिना वैलिडेशन के मत मान लीजिए कि नहीं मेरा बच्चा तो इसी तरीके का लर्नर है। नहीं, डोंट डू दैट, इट इज अ रिक्वेस्ट। कुछ बच्चे होंगे जो इंटरपर्सनल लर्नर होंगे। इंटरपर्सनल लर्नर क्या होते हैं? जो अकेले बैठ के कुछ नहीं कर सकते, उनको ग्रुप चाहिए, ग्रुप स्टडी। अब जैसे मेरा ही बच्चा है, मेरा बच्चा इंटरपर्सनल है, तो अगर मैं उसको बोलूंगी एक स्टोरी भी पढ़ लो ना, तो अकेले नहीं पढ़ेगा, उसको मम्मी साथ चाहिए हमेशा पढ़ने के लिए। उसको कोई एक जना हर काम के लिए साथ में चाहिए करने के। कुछ बच्चे बहुत टीवी देखते हैं, कार्टून देख रहे हैं, क्यों? कोई बोलने वाला, बात करने वाला दिख रहा है। हालांकि बहुत सारे और भी कारण होते हैं, लेकिन एक ये रीजन होता है, हो सकता है। लॉजिकल लर्नर, अगर बच्चा लॉजिकल है और आप उसको किसी काम के लिए हाँ या ना बोल रहे हो बिना रीजनिंग के, बिलीव में उसको नहीं समझ में आएगा। लॉजिकल बच्चों के माता पिता को ना एक लाइन एड ऑन में ऐड करनी चाहिए, ये काम करो क्योंकि, ये काम मत करो क्योंकि। ये बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाना चाहिए आपके पेरेंटिंग स्टाइल में। अब मान लो आपके बच्चे ने कहा छोले बना दो और आपने कैजुअली कह दिया नहीं छोले नहीं बना रही मैं। अगर वो बच्चा लॉजिकल है हाईली और उसको रीजनिंग नहीं मिली, तो यू नेवर नो, उसका इमोशन हर्ट हो जाए। अरे मैंने जरा सा छोले बनाने की तो रिक्वेस्ट करी थी, इन्होंने मना कर दिया। आपको केवल एक कॉमा में लाइन ऐड करनी थी, नहीं छोले कल नहीं बनाऊंगी क्योंकि घर में नहीं है, वॉट एवर योर रीजन वॉज। बहुत सिंपल कॉन्शियसनेस शिफ्ट है यहाँ, बहुत सिंपल। लेकिन वो मुझे करना कब आएगा? मुझे करना तब आएगा जब मुझे पता चले व्हाट इज द नेचुरल लर्निंग एबिलिटी ऑफ माई चाइल्ड। आपका बच्चा नेचुरलिस्टिक लर्नर है, अगर
तो उसको उसको नेचुरल तरीके से चीजें समझ में आएंगी। अगर आपको उसको एक प्लांट सिखाना है ना, तो आप कितने भी किताब दिखा लो, उसको नहीं समझ में आएगा। बेटर है उसको प्लांट के पास ले जाओ और उसको महसूस करा दो प्लांट, उसको नेचर से रिलेट करके आपको चीजें सिखानी समझानी है। लिंग्विस्टिक के बारे में हमने बात करी। लिंग्विस्टिक लर्नर, अगर मान लीजिए कॉम्बिनेशन है लॉजिकल और लिंग्विस्टिक, आपने लॉजिकली कुछ समझाया, ब्रेन सेटिस्फाई हो गया, और फिर उसी से रिलेटेड किताब दे दी, स्टैम्प, अच्छा मम्मी ये बात बोल रही थी, पापा ये बात बोल रहे थे, इसका ये मतलब है, ओके नाउ आई गॉट इट, अभी मुझे समझ में आया, और वो संस्कार में चली जाएगी। मैं अपने बच्चे को बोलूं भाई तुम मंत्र लेखन करो, अगर मेरा बच्चा लॉजिकल है, ठीक है, मैंने उसको लॉजिक दे दिया, सेटिस्फाइड हो गया, साथ में वो लिंग्विस्टिक है और मैं उसे मंत्र लेखन से रिलेटेड एक किताब दे दूं, अगर मैं आध्यात्मिक तरीके से बच्चे को उठाना चाहती हूँ, नाउ इट विल गो इनटू द जीन कि हाँ यार ये रिलेट हो रही है चीजें, मुझे करके देख लेना चाहिए अब, क्योंकि लॉजिक सेटिस्फाइड है, किताब में भी लिखा है, नाउ इट विल कम टू एक्सपेरिमेंट, अच्छा मुझे करके देख लेना चाहिए। काइनेस्थेटिक लर्नर को बॉडी मूवमेंट चाहिए होता है हर चीज में। अब आप बोलो बैठो 2 घंटे बैठो मेडिटेशन करो, काइनेस्थेटिक लर्नर बच्चा कभी भी मेडिटेट कर नहीं कर पाएगा, उससे 15 उसकी आंखें तो बंद हो, 15 मिनट बैठ तो सके तब तो करेगा। उसका मेडिटेशन इज हिज एक्टिविटीज, आप उसको कुछ कुछ एक्टिविटीज लाके दो, कराने को दो, जिसमें उसका बॉडी का मूवमेंट हो रहा। एंड देन कॉम्बिनेशन, वी ऑलवेज लुक एट द टॉप 4 लर्निंग एबिलिटीज डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट ऑफ योर चाइल्ड, उसको कंसंट्रेट करके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बनते हैं। एंड देन कम इंट्रापर्सनल लर्नर, जो अकेले में चिंतन करते हैं, बहुत अकेले बैठ के बहुत चिंतन करते हैं। मान लो घर में कोई इंसिडेंट घटित हो गया और वो बच्चा आउट स्पोकन नहीं है, इंटरपर्सनल बिल्कुल नहीं है, केवल इंट्रा है, तो वो अपने आप से कहानी बना लेगा अंदर अंदर बैठ के, आपसे कहेगा भी नहीं, और फिर कौन सा इमोशन कहाँ टच हुआ वो तो पता ही नहीं। फिर अचानक, अभी जैसे कुछ टीनेजर्स होते हैं, बड़े बच्चे, पेरेंट्स कहते हैं कि चलो आज हमारे साथ शादी में चलो, घर की पार्टी में चलो, मना कर देते हैं, नहीं जा रहे, वो एक बिहेवियर है। लेकिन अगर हम इस बात की गहराई तक चले जाएं कि बच्चा क्यों नहीं जाना चाहता शादी पार्टियों में, घर के फंक्शंस में, क्या कारण है, डेफिनेटली कोई कारण निकलेगा, और वो कारण कॉम्बिनेशन और इमोशन भी समझ में आएगा, नेचुरल लर्निंग स्टाइल भी समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है ऐसा, डेफिनेटली देयर इज अ रीजन। अभी कोई बच्चा म्यूजिकल है, म्यूजिकल ये एक लर्निंग स्टाइल है, तो म्यूजिकल का होने का ये मतलब नहीं अब आप मान लो कि यार हमारा बच्चा म्यूजिकल है तो वो गाना ही बजाएगा, नहीं, देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर अ म्यूजिकल चाइल्ड। बट अगर मुझे ये पता है कि मेरे बच्चे का नेचुरल लर्निंग कोर म्यूजिकल है, तो वो पढ़ रहा है, मैं बैकग्राउंड में सूदिंग म्यूजिक लगा दूं, तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर वो कोई चीज 1 घंटे में याद करता है, तो नाउ वो डेफिनेटली 15 मिनट में याद कर लेगा, और ये मेरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, फर्क पड़ता है। म्यूजिकल बच्चा बहुत अच्छा साउंड इंजीनियर बन सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है हर नेचुरल लर्निंग एबिलिटी से रिलेटेड। बच्चा विजुअल है, विजुअल लर्नर है, उसको चीज, विजुअल लर्नर मतलब उसको इमेजेस से चीजें समझ में आती हैं, उसको इमेजिन करके देख के कुछ चीजें समझ में आती हैं। आप कितना भी सुना दो, आपने एक चैप्टर पढ़ा सुनाया, उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। वही चैप्टर की आप 3D पीपीटी बना दो, 3D वे से पढ़ा दो, एकदम अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो विजुअल है, उसको देख के चीजें समझ में आती है, छू के चीजें समझ में आएंगी। दीज आर द नेचुरल लर्निंग एबिलिटी जो हर बच्चे में होती है, इनके नंबर वेरी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम टॉप 4 पे फोकस करते हैं, जो टॉप 4 होती हैं, और उन टॉप 4 पे इतना काम करते हैं कि जो बॉटम 4 है वो नलीफाई हो जाती है। जैसे कि कहा ना, स्ट्रेंथ पे इतना काम करना है कि वीकनेस नलीफाई हो जाए। नाउ हम इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके कि हमारा होल सोल पर्पस क्या है, गैस वर्क को खत्म करना। हर चीज पेरेंटिंग में गैस वर्क के ऊपर चल रही है, शायद ये नहीं कर लेगा तो बच्चा वो कर लेगा, वो नहीं करेगा तो ये कर लेगा, कौन सी फील्ड में डालना है, कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, हर चीज में हम कंफ्यूज हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चे का ना तो ब्रेन पता और ना नेचुरल लर्निंग एबिलिटीज पता, हम अपने हिसाब से चल रहे हैं जो हमने देख लिया। वी आर हेयर टू एलिमिनेट कंप्लीट गैस वर्क, और आपके जो करियर ऑप्शन में मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है ना, उनको कॉम्पैक्ट करने की, सो दैट नाउ यू नो कि अच्छा ये स्ट्रीमलाइन है, मुझे इस पे चलना है, ऐसे करके मैं अपने बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ। एंड दिस हेल्प यू ऑल्सो। इस प्रेजेंटेशन में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको एज अ पर्सनैलिटी रेस करने में हेल्प करेंगी। हम खुद को समझ जाएंगे, अगर आत्मनिर्माण हो गया तो परिवार निर्माण और समाज निर्माण तो अपने आप होने लगेगा ना। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। आगे समझते हैं गैस वर्क कहाँ है, ये हम कर चुके बात। करियर, एजुकेशन, हायरिंग, हर जगह गैस वर्क चल रहा है। कौन सी स्ट्रीम चूज करेगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा, कौन सा करियर चूज करे, कौन सी जॉब करनी है, कौन सी नहीं करनी, हर जगह गैस वर्क चल रहा है। अगर बच्चा खुद ही क्लियर है, करियर मान लीजिए
ये प्रोग्राम 8th क्लास तक के बच्चों के लिए। मैंने 8th क्लास तक अपने बच्चे की स्ट्रेंथ पे इतना काम किया है, तो वो डाउट में होगा ही नहीं। उसको पता होगा कि मुझे क्या करना है, उसका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एक लेवल पे होगा, उसको अपना फोकस, कंसंट्रेशन सब कुछ पता होगा। नाउ टू चूज बिटवीन बायोलॉजी, मैथ्स, आर्ट्स विल नॉट बी अ डिफिकल्ट जॉब। उसको पता है, क्लियर है मुझे लाइफ में क्या करना है। दिस ये कब होगा? जब हम शुरू से काम करें। अब आप सोचो कि बिल्कुल अब बच्चा 9th में आ गया, वी हैव ऑप्शन, बट देन अब अभी चूज करना है, अभी ये पैकेज चाहिए, नहीं। द अर्ली यू बिगिन द मोर बेनिफिट यू गेट। तो तभी ये प्रोग्राम 3 साल के बच्चों से स्टार्ट करते हैं। अब हाउ आर वी डिफरेंट? व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस, वी आर ऑलरेडी सेइंग, हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि साइंस में हर चीज मेजर की जा सकती है। अब मान लो मुझे बुखार हुआ, मैं डॉक्टर के पास जाऊं और बोलूं मुझे बुखार हुआ, तो डॉक्टर मुझे रैंडम दवाई नहीं देगा। वो मेरी ब्लड चेक कराएगा, मेरी नर्व्स देखेगा, मल्टीपल पैरामीटर्स कंसिडर करेगा, सिम्टम्स भी पूछेगा, और बेस्ड ऑन माय रिपोर्ट्स और बेस्ड ऑन माय टेम्परेचर, भाई मुझे कितना बुखार है, बुखार तो 99 भी बुखार कहा जाता है, 104 भी बुखार है, दोनों के पैरामीटर को कंसिडर करते हुए मुझे दवाई देगा ना। मुझे गाड़ी चलानी है, पर्टिकुलर जगह तक पहुंचना है, मुझे कितनी दूर जाना है, तो कितने किलोमीटर मेरी पर आवर स्पीड है, उसी से तो मैं एवरेज निकाल सकती हूँ। इट हैज टू बी नंबर्स। मेरा वजन ज्यादा है, मुझे कम करना है। अब केवल तो ये हुआ मुझे वजन कम करना है, पर मुझे कितना वजन कम करना है ये भी तो मुझे समझ में आना चाहिए कि मुझे कितना वजन कम करना है। दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तभी तो मैं, मेरे पास रियलिस्टिक टारगेट और गोल होगा, तभी तो काम करूंगी। इट हैज टू बी रियलिस्टिक, इट हैज टू बी मेजरेबल। अब बच्चे का फोकस ज्यादा है या कम है, कितना कम कितना ज्यादा है ये पता ही नहीं, तो काम कैसे करेंगे? बच्चे की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम है, कितनी, या बहुत ज्यादा है तो कितनी? मेरे पास नंबर्स होना चाहिए ना। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू नंबर्स। आपके बच्चे का नेचुरल लर्निंग एबिलिटी नंबर्स में आउट ऑफ 10 कितने नंबर पे है, कितना काम करने की जरूरत है? कॉग्निटिव ब्रेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हम उस पर बात करेंगे कितना। अब 4 तरह के जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनके पास क्या खास चीज थी? उनका माइंडसेट बहुत स्मार्ट था, टैलेंटेड लर्नर थे, अर्ली बिगनर्स थे, और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। जब मैं ये शब्द यूज कर रही हूँ स्मार्ट माइंडसेट, इसका मतलब ये है, व्हेन आई से स्मार्ट माइंडसेट, इट मींस, आप सोचो, इमेजिन करो एक सिनेरियो कि आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है, यूट्यूब पे, आपके सिस्टम पे, ऑफिस का सब कुछ अवेलेबल है, एवरीथिंग, यू आर ऑल सेट टू टेक अ मीटिंग, लेकिन वाईफाई नहीं है। आप कुछ कर पाओगे? आजकल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया वाईफाई। इंटरनेट स्पीड नहीं है। व्हेन वी से स्मार्ट माइंडसेट, दैट मींस प्रोसेसिंग। सारा ज्ञान है अंदर, लेकिन उसको राइट टाइम पे राइट लोगों के बीच में प्रोसेस करना, रखना नहीं आ रहा है, तो उस माइंडसेट का कोई मतलब नहीं। और सिंपल एग्जांपल, बच्चे का एग्जाम है, आपने सब कुछ पढ़ा दिया, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, जो भी आपको तरीका समझ में आया, बच्चे को सब कुछ याद है। क्वेश्चन पेपर देख के एग्जामिनेशन हॉल में जाके अगर बच्चा का हाथ पैर फूल गया, बच्चा रेस्टलेस हो गया, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्वेश्चन पेपर देख के ब्लैंक पड़ जाते हैं, याद नहीं आ रहा, तो वो जो आपने सिखाया पढ़ाया वो रिटेन ही नहीं हुआ, तो उसका क्या मतलब है? स्मार्ट माइंडसेट इज ऑल अबाउट रिकॉलिंग, रिटेनिंग, processing the information in a right way, at the right time, in the right audience. That is smart mindset. Then come talented learners, early beginners. Early beginners हम शुरू से बात कर रहे हैं। Talented learners, जब आपको नेचुरल लर्निंग स्टाइल पता है, बच्चे का कॉग्निटिव ब्रेन पता है, तो ऑब्वियसली आप उसके हिडन टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उस पर काम कर पाओगे। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब ये सब चीजें होंगी ना, तो जैसे शुरू में सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल दिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने ऊपर अपने आप रेज हो जाएगा। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि मुझे ये सब नहीं आ रहा था, क्यों? सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे रेज हुआ? जब बाकी सारी चीजों पे काम किया, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय मिला जुला के काम किया, तो कॉन्फिडेंस आया। और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस ऑल्सो। कोई काम जब हम पहली बार करते हैं तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लो होता है। एज अ मॉम, एज अ पेरेंट, आप इमेजिन करो, पहली बार अपने ऑफिस में गए, पहली बार चाय बनाने रखी, वो कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन करते करते, अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते, आज अगर कोई बोले चाय बनाओ, नींद में भी उठ के चाय बना देंगे, कॉन्फिडेंस आ गया ना। यहीं पे कोई अजीबो गरीब डिश का नाम ले लूं मैं, जो आजकल 5 स्टार होटल के मेन्यूज होते हैं, जो समझ में भी नहीं आते, और आपको बोलूं ये बनाओ, एकदम कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाएगा ना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस ऑल्सो। आगे समझ लेते हैं माइंडसेट क्या है। आगे बात करी, इट इज जस्ट नॉट द इंफॉर्मेशन, इट इज हाउ
यू डिलीवर दैट इंफॉर्मेशन, दैट इज माइंडसेट। और वो कैसे होगा, उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है? फोकस, कंसंट्रेशन, डायनेमिक आईक्यू, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी, लर्निंग नेचर, ये सब मुझे पता होना चाहिए। अब अगर मैं फोकस और कंसंट्रेशन को बात करूं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। फोकस और कंसंट्रेशन में थिन लाइन डिफरेंस है। अगर आपके बच्चे को, अगर हमें कुछ नया सीखना है ना लाइफ में, और मेरा फोकस बहुत ज्यादा हाई है, तो मैं नया नहीं सीख पाऊंगी। कुछ नया सीखने के लिए माई अटेंशन हैज टू बी वेरी गुड। लेकिन बहुत हाई फोकस कंसंट्रेशन होगा तो आई विल गो इन मेडिटेटिव स्टेट, आई वोंट बी एबल टू लर्न। जैसे केक बेकिंग की क्लास मान लो किसी को करनी है, ये एग्जांपल मैं बहुत देती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। केक बेकिंग सीखने के लिए तो अटेंशन चाहिए, लेकिन उस केक की माइन्यूट डिजाइनिंग करने के लिए फोकस चाहिए। तो सीखते टाइम फोकस अगर बहुत हाई है तो मामला गड़बड़ होगा। तो इट हैज टू बी अ बैलेंस फोकस एंड कंसंट्रेशन ऑलवेज। आईक्यू किसी भी एज में बढ़ाया जा सकता है, हमने बताया। आप सॉल्व करो क्विजेस, आईक्यू बढ़ेगा। तो इसी को आगे समझ रहे हैं कि ये हमने समझ लिया अच्छे से कि ह्यूमन माइंडसेट कैसे काम करता है। साइंटिफिक वे ब्रेन की हमने समझ ली कि साइंटिफिकली ब्रेन कैसे काम कर रही है, सब कुछ है। यहाँ एक एग्जांपल दे रहे हैं कि $1 बिलियन की वेबसाइट है, लेकिन आपके पास इंटरनेट स्पीड नहीं है, तो क्या फायदा? सारा ज्ञान अंदर है, सारी नॉलेज है, सारी इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस करना नहीं आ रहा है। कॉग्निटिव कैपेसिटी क्या है? हम जब कह रहे हैं कि कॉग्निटिव ब्रेन का डेटा हम आपको देंगे, कॉग्निटिव ब्रेन का, कॉग्निटिव कैपेसिटी इज ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ योर ब्रेन। सब कुछ मिला के क्या ओवरऑल एफिशिएंसी ब्रेन की, दैट इज योर कॉग्निटिव कैपेसिटी। और ये समझ में आ जाती है, जितनी ज्यादा कॉग्निटिव कैपेसिटी हायर होगी उतनी ज्यादा ब्रेन की एफिशिएंसी होगी। किस चीज के लिए? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए और रिटेन करने के लिए, राइट टाइम पे रिट्रीव करने के लिए। उसके बाद इसको हम कॉग्निटिव एफिशिएंसी, ये तो कैपेसिटी हो गई। उसके बाद कॉग्निटिव एफिशिएंसी भी एक वर्ड है, एक टर्म आती है। इसका मतलब क्या है? याद करने की एबिलिटी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी, गोल्स को, जितना भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है उनका मैक्सिमम यूज करने की एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव एफिशिएंसी। और कलेक्टिवली ये आपके आईक्यू, फोकस, डीएमए, सीक्यू सबको मिला के बनती है। आईक्यू के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि लॉजिकली आपकी ब्रेन जो है रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में है, और इसको हमेशा बढ़ाया जा सकता है, इस पे कभी भी काम किया जा सकता है, इसलिए डायनेमिक है, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट। उसके बाद क्रिएटिव क्वोटिएंट, जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट, क्या हमेशा। मान लो आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, सब कुछ किया, और डाइनिंग टेबल पे कढ़ाइयां लाके रख दी, क्रिएटिविटी नहीं थी खाने को सर्व करने की, पहली बार में मन थोड़ा लो हो जाएगा, अरे ये दिस इज नॉट द वे टू सर्व द फूड, एकदम आएगा ना। तो मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मेरे को क्रिएटिवली उसको प्रेजेंट करना नहीं आता। एक ही चीज को प्रेजेंट करने के 100 तरीके हैं, लेकिन मेरा सीक्यू उस लेवल पे होना चाहिए ना कि मैं उस चीज को 100 तरीकों से प्रेजेंट कर सकूं। सो हेयर वी वर्क ऑन द लॉजिकल ब्रेन, कॉग्निटिव ब्रेन, ऑन द सीक्यू ऑल्सो, कि कैसे जब हम बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज देते हैं, सेट ऑफ 30 एक्टिविटीज एक ही पैरामीटर में, जिनके बारे में आप कभी काम नहीं कराओगे, लेकिन जब बच्चा उसी एक्टिविटी के ऊपर वीडियोस बनाएगा, वर्कशीट सॉल्व करेगा, तो उसका सीक्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगा ना। उसको थिंकिंग कैपेसिटी, आउट ऑफ द बॉक्स जाके उसे सोचना पड़ेगा ना। और इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपके बच्चे के रिपोर्ट के बिहाफ पे आपको जो है एक्टिविटीज मिलती हैं, आपके बच्चे के क्लास के हिसाब से आपको एक्टिविटीज मिलती हैं, और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी आपको दिया जाता है। इट इज अ बैलेंस अप्रोच टू वर्क। देन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, हमने बताया डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या है, जितनी जल्दी आपका, जितनी अच्छी है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की स्पीड होगी, आप उतनी जल्दी कोई टास्क काम कर सकते हैं। और हमेशा वी शुड नॉट फोकस टू मेक राइट डिसीजंस, कि हमारे डिसीजन हमेशा सही होंगे जरूरी नहीं है, लेकिन जो निर्णय ले लिया उसको सही करना जरूरी है। अभी कई बार मैंने ऐसे पेरेंट्स देखती हूँ, बच्चा क्या चाहता है वो उन्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो उनकी अपनी डिजिग्नेशन है, जो उन्होंने चाह लिया कि हमारे बच्चे को यही करना है, और बच्चे को उन्होंने बता दिया भाई तुम्हें यही करना है। अब अगर बच्चे ने डिसीजन ले लिया कि जो मेरे माँ बाप मुझे कह रहे हैं मुझे वही करना है, तो यहाँ पे उसको सही गलत प्रूफ नहीं करना है। अगर आपने निर्णय ले लिया तो अब मेहनत करनी है किस दिशा में, कि जो मेरे मम्मी पापा ने कहा मुझे वही करना है और इसको सही प्रूफ करना है। देयर इज अ बॉन्डिंग, राइट। लेकिन ये होगा कैसे? जब हम मिलके शुरू से काम करें। और दिस इज नॉट द एक्चुअली राइट अप्रोच। बेटर ये हो कि हम ये समझें कि हमारा बच्चा चाहता क्या है, हमारे बच्चे का इनबॉर्न टैलेंट क्या है, यूनिक टैलेंट क्या है, हमें वो सब समझ में आ जाए तो इट इज इम्पोर्टेंट।
जिसका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छा होता है ना, वो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बड़े घुमा के आते हैं, इंटरव्यूज बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, डिसीजन मेकिंग होगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग होगा उनका। लाइफ में बहुत मेजर डिसीजंस कई बार लेने पड़ते हैं, वो बहुत जल्दी लेंगे। तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस और कंसंट्रेशन के बारे में हमने बताया ऑलरेडी, और ये बात सच है, जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। वेयर फोकस गोज एंड एनर्जी फ्लो, ये तो बिल्कुल लिखा हुआ है कि जो जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो दोनों चीजें चाहिए, कंसंट्रेशन और फोकस, काय के लिए? आपके ज्ञान को, जो भी नॉलेज आपके पास है उसे इफेक्टिवली अप्लाई करने के लिए दोनों चीजें चाहिए। दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताया, इसीलिए कहा कि फोकस और अटेंशन एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कुछ नया सीखने के लिए अटेंशन चाहिए, उस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए फोकस चाहिए। पर ये माइन्यूट चीजें डिटेल में मुझे अगर समझ में आ जाए कि मेरा बच्चा किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है, हाउ इट विल हेल्प अस टू नर्चर माई चाइल्ड। आप सोचो कि आपके पास सारी रिपोर्ट है, तो ऑब्वियसली आप अपने बच्चे को ज्यादा अच्छे से नर्चर कर सकते हो ना। इतनी मेहनत तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं बच्चे के ऊपर, अब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये सारे पैरामीटर साथ में आ जाएंगे तो कितना इजी हो जाएगा। मैंने पूरी प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करी। अगेन जैसा मैंने बोला था, ये लंबा है, आप इसको सुनिए, नोट्स बनाइए, बार बार देखिए। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में डाल सकते हो, लेकिन अगर आप ये पावर पेरेंटिंग पैकेज लेना चाहते हो तो फिर से आपको नीचे फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, एक गूगल फॉर्म है, वो फॉर्म फिल करना होगा। रेफरल नेम में जो भी ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और फिर हमारी टीम में से कोई ना कोई आपको कांटेक्ट करे। आपके मे भी आपके रेफरल आपको कांटेक्ट कर लें, और अगर आप चैनल के थ्रू आ रहे हैं तो आई विल बी द वन, मैं आपको कांटेक्ट करूंगी। तो उसके बाद इस पे 1-to-1 जो इस पे डिसीजंस होंगे कि आप क्या चाहते हो, आपके बच्चे की इंडिविजुअल रिपोर्ट कैसे आई, वो एक 1-to-1 काउंसलिंग होती है जो अलग दी जाती है। ये मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पेरेंट्स परेशान हैं और रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो उसको यहाँ से भी आपको काफी सारे इंसाइट मिले होंगे। लेकिन अगेन फिर मैं यही कहूंगी लास्ट में कि गेस्ट वर्क पे मत जाइए, जो इंसाइट मिले उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि सब देने वाले वही है, लेकिन गेस्ट वर्क मत कीजिए। बेटर टू गेट इट वैलिडेटेड, उसको वैलिडेट कराइए, आपके बच्चे की रिपोर्ट आपके सामने है, मिलके उस पर काम कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, सभी को बहुत सारा थैंक यू इतनी देर सुनने के लिए। आशा है आपको कुछ ना कुछ तो जरूर मिला होगा उस परमात्मा की असीम कृपा से। फिर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के माध्यम से। आप लोगों से बात करने में मेरी भी बहुत लर्निंग्स होती है, तो इसलिए भी आप सबको थैंक यू कि मुझे इतना आप सब लोगों ने सीखा। सभी को प्रणाम।